हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को गंभीरता से लेना होगा और हर क्वेश्चन के आंसर को आपको समझना होगा। ठीक है, तभी आप एग्जाम में आंसर लिख सकेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या ही बताऊं दोस्तों आपको। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई आप चाहे कितनी भी कर लें, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना भूल जाइए। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन साथ में प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। ऑप्शन ए है रिंडरपेस्ट, बी है मैड काऊ, सी है फुट माउथ, डी है एंथ्रेक्स। मुझे पता है आप इसका आंसर जानते हैं, बिल्कुल सही है आप, अगर आप ऑप्शन ये सोच रहे हैं तो रिंडरपेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था। राइट आंसर इसका क्या है, मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे और सटीक आंसर बताएंगे। आप लोग बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं आप। ऑप्शन बी वाले छात्र सही है। ऑटो वन बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है ये वाला। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया। आपके पास चार ऑप्शन है, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1841 ईस्वी में। तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया था। याद रखना है, याद रहेगा ना, याद ही रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिस करते हैं मेरे वीडियो के तो आप लोग सोच लीजिएगा आपका ही नंबर कटेगा एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए और आपको उसका आंसर आता ना हो, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और रेगुलर वीडियोस को देखेंगे। तुम्हें टॉपर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोगों को जुड़े रहना है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ढक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या फिर थार रेगिस्तान में। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी के साथ, मालवा प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती को सोपानी खेती कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, सोपानी खेती किस प्रांत में होती है। तो सोपानी कैसी होती है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, जो उधर उत्तराखंड वाला साइड है वहाँ पे
ज़्यादातर सोपानी कृषि देखने को मिलती है। छठा प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। सब बच्चे इसका आंसर जानते हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए भाई। अगर आपको पता है तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत का ऐसा राज्य बताइए जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये हरियाणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कपास का प्रमुख उत्पादक बताइए। हाँ, कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य या फिर क्षेत्र कौन सा है, वह राज्य बताइए जहां पर सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। गुजरात है वो। गुजरात में कपास की कृषि सर्वाधिक होती है। ठीक है। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना है, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। 9वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। सब लोग जानते हैं, दांडी से। ऑप्शन बी, दांडी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। सब विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके कमेंट करने के लिए है, आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या है। सब विद्यार्थी, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए जो इसका आंसर कमेंट ना करे। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए भाई। अब दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है दोस्तों। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं क्या हैं। 3 विशेषताएं मैं पॉइंटों में आपको बता रहा हूँ, रट लेना है, कुछ भी करना पड़े बस आपको पता होना चाहिए। जीवन जीने की समान शैली। जो यूरोप के कुलीन वर्ग थे वह भूमि से संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी और इनकी जीवन जीने की शैली एक जैसी थी। चाहे वे किसी भी प्रांत में रहते हों, वह एक जैसी जीवन शैली जीते थे। दूसरा पॉइंट, भूस्वामित्व। मैंने आपको बताया भूस्वामित्व क्या मतलब, जिसके पास अधिक जमीन हो। जो कुलीन वर्ग थे इनके पास अधिक जमीन थी, इसीलिए ये भूस्वामित्व कहे जाते थे। ठीक है। कूटनीतिज्ञ भाषा, इनकी जो भाषा थी वो कूटनीतिज्ञ थी। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खिलाफत आंदोलन को शुरू करने के मुख्य कारण कौन से थे। खिलाफत आंदोलन शुरू करने के मुख्य कारण कौन से थे। देखिए, पहला कारण तुर्की साम्राज्य यानी कि खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान। दूसरा है लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता। एंड तीसरा है असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना। जो असहयोग आंदोलन था वो कांग्रेस द्वारा आरंभ हुआ, इसलिए ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का। तो ये 2 क्वेश्चन देखा हमने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप लोग एक कॉपी डाल दीजिए। ठीक है। एक नोटबुक लगा दीजिए आप लोग। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सभी को उस नोटबुक में आपको नोट करते रहना है। ठीक है, आंसर सहित। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। भाई, संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, आपको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं अधिक मात्रा में तो ये हमारी भावी पीढ़ियों पर बहुत बड़ा संकट डालने वाला है। तो इसीलिए हमें संसाधन के संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। ओके, तो उत्तर में लिखना है आप लोगों को। देखिए, संसाधन नियोजन एक तकनीकी है जिसके माध्यम से संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। संसाधन नियोजन क्या है, एक तकनीकी है और इसी तकनीक को अपना करके संसाधनों
के उपयोग को हम सुगम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तकनीक के माध्यम से संसाधनों को अधिक उपयोगी और सुगम बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की विविधता है, विविधता मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में आप लोग देखेंगे तो पवनों का भंडार है, झारखंड में कोयलों का भंडार है, कोयले के ढेरों खाने हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर विशेष प्रकार के संसाधन विद्यमान हैं। ठीक है, वहाँ संसाधन नियोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ एक प्रकार के संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, कई ऐसे राज्य भारत में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक ही प्रकार की संसाधन की मात्रा तादादों में है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और कहीं ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर संसाधनों की अभाव देखने को मिलती है, जबकि यहाँ अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों में कमी भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी। कई ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में संदर्भ में कई ऐसे राज्य हैं जो संसाधनों की उपलब्धता से संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ राज्य संसाधनों की कमी के कारण पिछड़े हैं। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको आंसर लिखने में नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपको पढ़ना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं ना, आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों, आपको अच्छा नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ उतना तो आपको करना ही है, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पकड़ता हूँ। ओके, इस स्थिति में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की जरूरत है। भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय लिखिए। भारत में वनों का विनाश तेजी से होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। रेलों का निर्माण हुआ है प्राचीन काल में और अभी भी हो रहा है। रेलों की पटरियों से बहुत सारे जंगलों को काटा गया है। ठीक है, पर्वतों को काटा गया है। पर्वतों को काट काट करके, उनके जंगलों को काट काट करके रेल का निर्माण किया गया है, रेल की पटरी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो देखिए आइए उत्तर को जानते हैं, हम लोग समझते हैं। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय आदि क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। इसके अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं, जैसे बड़ी विकास परियोजना को लागू करना, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई। तीसरा है वनों की बर्बादी में खनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के गंभीर खतरे में है। ठीक है, गंभीर खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो आप लोग दोस्तों वन विनाश के कारण मतलब कारण और निवारण सब याद रखना है। ठीक है, कारण और निवारण सब याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया उपाय क्या हैं वन विनाश के। उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हुए हम लोग एग्ज़ाम टाइम तक बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। ठीक है, हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन हर दिन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग दोस्तों पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं अभी मेरे, तो आप लोग पिछले के वीडियोज़ भी देखिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है आपको, जिन्हें आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो सब लोग भाई देखें पिछली वीडियोस को। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो, वरना अगर वैसे ही चाहते हैं कि पास होना तो देखिए जो बता रहा हूँ भी वो इतना ही पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। पास होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आया? चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।